किसी भी फील्ड की तरह चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी बहुत ज़्यादा मिथ्स। फॉर एग्जांपल एक मिथ ये है कि शायद आर्टिकल्स के दौरान क्वालिफाई होना नामुमकिन है। एक मिथ ये है कि शायद इस फील्ड में कामयाब होने के लिए आपको किसी बड़े शहर या किसी बड़े इलाके या किसी बड़ी इस्टेब्लिश्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखना पड़ेगा। एक मिथ ये है कि आर्टिकल्स अगर बिग 4, बिग 10 या ए कैटेगरी फॉर्म में ना हो तो क्वालिफाई करना और एक अच्छा कैरियर भूल ही जाइए। अगर अपने आज के सितारे को मैं एक मिथ ब्रेकर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। हाफिज़ अली हमज़ा ACA, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाई खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये अभी जब मैं आपको इंट्रो दे रहा था, मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जानना चाहता था। मैं चाहता था कि आपसे लोग सुने। मैंने इसमें कई चीज़ें ऐसी बताई जो अल्टीमेटली आपकी अचीवमेंट है और आप अभी वन बाय वन बताएंगे। जी सर। बट ज़रा स्टार्ट करते हैं। हाफिज़ साहब, माशाल्लाह आपने हिट्स किया, तो अपना ज़रा जर्नी बताइए कि एक तो आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आने का जो फैसला है ये कब और कैसे किया, ये थोड़ा सा इस यहाँ से ही आगाज़ करते हैं। सर बेसिकली मेरा ताल्लुक दुनियापुर, यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक ज़िला लोधरा की तहसील है, वहाँ से है। मेरी फैमिली जो है ना ज़मींदार है। मेरे वालिद जो थे हैं उनकी ज़मीनें हैं और सारा ख़ानदान जो है वही काम करता है। कोई जो है ना क्वालिफ़िकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है जनूबी पंजाब के जो है ना एक कल्चर है कि अपनी ज़मीनें और अपने जो है ना एक सिस्टम उनका चलता है। तो मेरी सिस्टर जो है बड़ी, वो डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, निश्तर मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS किया है, अब वहीं पे जॉब भी कर रही हैं। तो जब उनकी मैट्रिक कंप्लीट हुई तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं MBBS करना चाहती हूँ। तो जाहिर सी बात है वहाँ अपने इलाके में तो उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो मेरे वालिदैन ने ये डिसीजन लिया कि हम क्यों ना दुनियापुर से शिफ्ट कर जाएँ मुल्तान। तो मेरे ख्याल से वो उनका बहुत बड़ा स्टेप था, अपना घर बार छोड़ना, अपने लोगों को छोड़ना, जहाँ आप पले बड़े हों, जहाँ आपका एक सिस्टम चल रहा हो, दूसरे शहर में उठ कर आना एक बहुत बड़ी बात होती है। और हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को वो बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। तो मेरे ख्याल से मेरी CA जर्नी में या पूरी सक्सेस में सबसे पहला स्टेप तो वो था जब मेरे वालिदैन ने वो डिसीजन किया कि हमें वहाँ से उठकर मुल्तान आ जाना चाहिए। और सर मेरी जो स्कूलिंग थी वो 2013 में स्टार्ट हुई। मैंने हिफ्ज़ किया था और मैं बहुत बड़े गैप के बाद जो है स्कूल ज्वाइन किया था 2013 में। नॉर्मली हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा हिफ्ज़ करता है तो वो 5वीं क्लास तक पढ़ता है और उसके बाद ब्रेक ले लेता है, लेकिन मैंने जो है ना उससे भी पहले ब्रेक ले ली 2 क्लास में। मैं 2 क्लास जस्ट ज्वाइन की थी और उसके बाद घर वालों ने कहा कि आप हिफ्ज़ कर लें, और मुझे भी शौक़ था पर्सनली। मेरे नाना अबू जो हैं वो भी हाफिज़ कुरान है और उन्होंने कहा कि कहीं बच्चे को बाहर भेजने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं इनको जो है घर पे ही पढ़ा लूँगा। तो हिफ्ज़ की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई और 2013 में मेरा हिफ्ज़ कंप्लीट हुआ। तो फिर जो है सोचा कि स्कूलिंग की तरफ जाया जाए। तो मैं 1-2 स्कूल्स में एडमिशन के लिए गया तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि आपकी एज ज़्यादा है और क्योंकि आपकी जो है फाउंडेशन नहीं है तो हम नहीं चाहते कि आप हमारे स्कूल में आएँ और आप फेल हो जाएँ और हमारे स्कूल का जो है ब्रांड इमेज जो है वो ख़राब हो जाए। फिर एक और स्कूल में गया तो उन्होंने कहा कि आप जनरल साइंस ग्रुप ले लें क्योंकि वो कदरे ईजी होता है, हमें लगता है कि शायद आप वो कर लेंगे, लेकिन जो साइंस ग्रुप है वहाँ हम आपका एडमिशन नहीं दे सकते। खैर एक स्कूल ने मुझे एडमिशन दे दिया बड़ी जद्दोजहद के बाद। और जब मैं स्कूल में गया तो क्योंकि बेसिक एजुकेशन नहीं थी, मैं बड़ा परेशान था कि शायद मैं कम्पीट नहीं कर सकूँगा। लेकिन 2 साल जो है ना बहुत मुश्किलात से गुजरे। इंग्लिश में आपको पता है जो है एक बच्चा जो हिफ्ज़ करके आए उसकी बेसिक एजुकेशन भी ना हो तो बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पे इंग्लिश में हाथ बहुत कमज़ोर था और मैथमेटिक्स जो है वो वैसे ही समझ नहीं आती थी। एक बात कही जाती है कि जो हाफिज़ होते हैं उनका हाफ़ज़ा बहुत तेज़ होता है और किसी हद तक वो ठीक भी है, क्योंकि बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो मैं जो है ना क्रैम करके या समझ के किसी भी तरह की एफर्ट करके वो कर लिया करता था। लेकिन मैथमेटिक्स में और बाकी जो है इंग्लिश में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे मार्क्स आ गए 90% के करीब। और उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं MBBS करूं, क्योंकि मेरे माइंड में था कि कोई ऐसी चीज़ हो जो थ्योरेटिकल हो और मैं उसको जो है ना क्रैम कर लूँ और याद कर लूँ, मुझे कोई टेक्निकल चीज़ समझनी ना पड़े। मेरा ये माइंडसेट था। तो मेरी फैमिली ने कहा कि ऑलरेडी फैमिली में एक डॉक्टर हैं आपकी सिस्टर, तो आप इंजीनियरिंग की तरफ से किसी और फील्ड की तरफ चले जाएँ। तो फैमिली के कहने पर मैंने प्री इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन फिर जो है ना वो एक दर्द बैठा हुआ था कि मैथमेटिक्स जो है ना वो बहुत बड़ी बला है, शायद वो काबू नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जो है ना फर्स्ट ईयर में 90% मार्क्स आ गए। हालांकि एक मुश्किल सब्जेक्ट है FSC की मैथमेटिक्स, जिन बच्चों की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो वो भी उस चीज़ से घबराते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है 90% मार्क्स के बाद भी जो है मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं थी। ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ क्रैम करके जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। और जिस कैंपस में मैं पढ़ा करता था, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ मॉर्निंग में FSC की क्लासेस हुआ करती थी और इवनिंग में वहाँ CA का बैच पढ़ाया जाता था।
तो वहाँ मेरी क्लास में मेरे सामने वाली वॉल के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ था ICAP का, जिसके ऊपर एक फ्रेज़ लिखा था, अ क्वालिफिकेशन दैट एम्पावर्स यू टू लीड। अच्छा, इंग्लिश कमज़ोर थी, समझ नहीं आई पढ़ के कि ये क्या कह रहे हैं। घर जाकर सर्च किया तो अच्छा ICAP की ब्लॉक का नाम भी कोई चीज़ है, और जो है ना CA कोई चीज़ होती है। सर्च करना शुरू किया, और एक दिन बाई चांस मैं क्लास से निकल रहा था, तो जो CA के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे वो अपनी बुक्स लेकर खड़े थे। तो वहाँ से एक जो है ना भाई से कुछ पूछा कि ये क्या होता है, उन्होंने गाइड किया कि ऐसे है, और उनका जो हालात थे, जिस तरीके से वो आते थे, बहुत इजी होकर, यूनिफॉर्म भी कुछ नहीं है, 2 बुक्स हाथ में, तो मुझे लगा कि ये जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये करनी चाहिए। अच्छा, आपको आसान लगा? आसान लगा बिल्कुल। फर्स्ट ईयर के बाद घर जाकर जो है ना मैंने रोला डाल दिया कि करना है तो CA करना है, इंजीनियरिंग समझ नहीं आती। तो घर वालों ने भी कहा ठीक है, आपको जैसे ईजी लगे। तो सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट आने के बाद बहुत सारे दोस्त जो हैं 1T टेस्ट की तैयारियों में, कभी इस अकेडमी जा रहे हैं, कभी इस अकेडमी जा रहे हैं। मैं जो है घर पे सुकून से बैठा हुआ था, क्योंकि मैं आया था स्कैन से पता करके गया, तो उन्होंने कहा कि फ़लान डेट पे जो है ना हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर मैं स्कैन्स में आया, और हर कोई जानता है कि मैम समीना जो है ना CA को बहुत ईजी करके प्रेजेंट करती है। मैम समीना एक लेजेंड है वैसे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा होगा जिसमें साउथ पंजाब में CA या ACCA किया हो और मैम ने वो इंक्वायरी ना दी हो। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने बहुत इजी करके बताया कि जी ये 13 सब्जेक्ट्स हैं, आप करेंगे तो आपका CA इंटर हो जाएगा, और उसके साथ आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे और आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो इतना इजी करके बताया कि वो 13 पेपर्स जो थे वो स्किप हो गया, समझ भी नहीं आया कि ये करना है। मेरी नज़र में था कि 13 पेपर्स ही तो करने हैं, उसके बाद जो है ना इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर जो है ना एडमिशन ले लिया आकर, और एक जो है ना वहाँ से CA की जर्नी स्टार्ट हो गई। इन शॉर्ट ये मेरा अपना डिसीजन था CA ज्वाइन करने का। अक्सर बच्चे होते हैं कि कहीं और एडमिशन नहीं मिला तो यहाँ आ गए, या किसी ने फोर्स किया, तो ये मेरा अपना डिसीजन था। सर्च करने के बाद जो है ना CA स्टार्ट। आप जब ऑब्वियसली एक बच्चा CA में आता है, ये भी एक बड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बट काफ़ी लोग इससे भी रिलेट कर सकेंगे। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, आपने ऑब्वियसली AFC किया होगा, वो PRC बन गया है, वो रिलेटिवली ईजी मानी जाती है, वो भी इतनी ईजी नहीं है बट रिलेटिवली ईजी है। आपने ऑब्वियसली वो की, उसके बाद आप जब कैफ में आए, तो ज़रा अपना इनिशियल जर्नी जो AFC का था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो इजी था, आपको आसान लगा या मुश्किल लगा? ऑब्वियसली आप 90% मार्क्स के साथ आ रहे थे, तो उसके बाद फिर कैफ की जर्नी की तरफ भी चलेंगे। सर, जैसे कि मैंने बताया कि मैं CA मैथमेटिक्स से डर के आया था। इंजीनियरिंग जो है ना मुझे बला सिर्फ इसलिए लगती थी कि मैथमेटिक्स है, वो इसलिए नहीं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी कि इतनी एफर्ट पुट करने के बाद भी जो है ना एक चीज़ आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो क्रैम करके, आप उसमें कोई जो है ना एनालिटिकल स्किल्स अपने यूज़ नहीं कर रहे। तो जब मैं आया AFC की क्लास स्टार्ट की, फर्स्ट क्लास आपकी थी, बिजनेस कम्युनिकेशन हुआ करता था तब। जी। तो आपने पढ़ाया, तो उस दिन एक बच्चा होता है, जैसे पहले फर्स्ट डे के ऊपर बच्चा जो है कन्फ्यूजन का शिकार होता है, अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं क्लासेस कैसी होंगी, टीचर्स कैसे होंगे, आगे की जर्नी कैसी होगी। लेकिन पहली क्लास में आपका एक तरीका है स्टोरी टेलिंग का, आपने CA को इंट्रोडक्शन ही जो है ना बड़े बेहतरीन तरीके से दिया, तो लगा कि शायद एक जो है ना एक रीज़नेबल एफर्ट अगर पुट की जाए तो बहुत आसानी से गुजर जाएगी। लेकिन उसके बाद जब क्वांटिटेटिव मेथड्स QT का करते थे हम, उसको पता नहीं अब है कि नहीं है, AFC 4, तो वो सर काशिफ थे, वो पढ़ाया करते थे। तो वो पढ़ा देखा तो फिर मैं डर गया कि जिस चीज़ से मैं भागा था वही डिफरेंशियल्स, वही स्टैट्स और वो चीज़ें, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो फिर एक क्लास फेलो से एक डिस्कशन की, तो उन्होंने मुझे ना सिलेबस दिखाया कि ICAP का ये सिलेबस भी होता है इस तरह से। मैं घर गया, मैंने सिलेबस आउटलाइन चेक की, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि बहुत सारी चीज़ें वही हैं मोर और लेस जो मैं FSC में पढ़ के आया हूँ। तो मुझे था कि अगर इतना है तो ये तो मैं कर लूँगा, इट्स ओके। तो वो जो है ना बहुत ईजिली आसान जर्नी गुजर गई। एक सब्जेक्ट जो है एग्जाम था फंक्शनल इंग्लिश, बाकी 3 सब्जेक्ट्स थे। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, सर उमर ने IT पढ़ाई, और काशिफ साहब ने QT जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई। कुछ कॉन्सेप्ट्स वही थे जो FSC में ऑलरेडी पढ़ कर आए थे, तो AFC तो बहुत ईजिली पास हो गया। तो कुछ सीनियर्स थे यहाँ कैंपस में जिन्होंने बहुत ज़्यादा डराया कि AFC तो जो है वो बच्चों का खेल है, आपने इतनी आसानी से पास कर लिया है, असल गेम तो अब स्टार्ट हुई है। तो फर्स्ट रिज़ल्ट आया दिसंबर में, और नया बैच यूजुअली स्टार्ट होता है मिड ऑफ द मार्च। तो मैम समीना ने कहा कि आप जो है ना फास्ट ट्रैक जो है वो ले लें। इकनॉमिक्स की क्लास हुआ करती थी, सर अकबर नूर पढ़ाया करते थे। जी। तो फास्ट ट्रैक में इकनॉमिक्स पास की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ट्रैक में पास हो गई। इकनॉमिक्स उस टाइम पे कैफ में हुआ करती? जी, कैफ पे हुआ करती। तो ये ज़रा आप बताइएगा, जब कैफ का फास्ट ट्रैक का जो जर्नी है जी, वो कितने अरसे में इकनॉमिक्स पास? सर वो 40 डेज़ की जर्नी थी। ठीक है। सारा कैंपस क्लोज हो जाता था, हम 5 बजे आते थे, 5 से लेकर 6, 1 घंटे की क्लास होती थी हमारी। और वो मैं कहूँगा पूरे कैफ का जो है वो बेहतरीन टाइम था, क्योंकि बच्चे नहीं होते थे, हम 10-12 बच्चे होते थे, एक टीचर, वो इंट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहता है आपका, और जो है ना वो बहुत फन जर्नी थी। और उसके बाद ज़रा आप कैफ के जर्नी पे आते हैं, बिकॉज कैफ इन अ वे एक बड़ा सीरियस बिजनेस है जब बच्चा उसमें आता है। और
मेरा तो ये मानना है कि जो इनिशियल 3-4 पेपर हैं जो उसको अच्छे तरीके से हैंडल करेगा, अल्टीमेटली वो सीए में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ही रहेगा। उसका थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह आपने कैफ अच्छे टाइम पे पास किया है, चैलेंजेस भी आए होंगे। एक तो ज़रा बताएं कि आपकी क्या टेक्निक थी, कैफ में जाके क्या चेंजेस आपको नज़र आए, उनको कैसे अडेप्ट किया, और अल्टीमेटली फिर अगर कोई चैलेंजेस आए तो उनको कैसे हैंडल किया? सर मेरे माइंड में यही था कि शायद जो है ना सिलेबस पढ़ा और एग्जाम में जाके उसको रिप्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि एफएससी से बच्चा आ रहा होता है, उसका एक माइंडसेट होता है, टिपिकल माइंडसेट कि आपने ये पढ़ना है, साल के बाद आपके पेपर होने हैं और आपके एग्जाम में एज इट इज़ वो जाकर प्रोड्यूस कर देना है। तो शुरू में तो ये समझ नहीं आई कि सीए की जो है ना एजुकेशन वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसकी एग्जाम स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट है, पेपर टेस्टिंग स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट है, और आपको डिफरेंट एंगल से सोचना पड़ता है, तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ती है। तो जो थे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स उनमें कोई मसला नहीं आया, क्योंकि अब जो है वो थोड़ा सिनेरियो बेस्ड ज़्यादा टेस्टिंग करने लग गए, वरना उस टाइम तक किसी हद तक जो है ना 20 to 30 मार्क्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन के होते थे, डेफिनेशंस लिख दी या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मॉडल्स अप्लाई कर दिया आपने। तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा मसला आया, क्योंकि माइंडसेट जो है ना वो आपको बदलना पड़ता है अपना। अगर आज भी कोई बच्चा उसी माइंडसेट के साथ एफएससी से सीए में आता है और उसको लगता है कि मैं उसी मॉडल के ऊपर चलूँगा और मैं पेपर पास कर लूँगा, तो मेरे ख्याल से वो एक गलत टेक्निक लेकर चल रहे हैं। टोटली डिफरेंट टेक्निक होती है, आपको सिलेबस आउटलाइन समझनी पड़ती है, लर्निंग आउटकम समझने पड़ते हैं, पास्ट पेपर्स देखने पड़ते हैं कि मार्किंग स्कीम किस तरह से होती है। मेरे ख्याल से आईकैप एक बेहतरीन इदारा इसलिए भी है कि एक पूरा सिस्टम है एग्जामिनेशन का। जो बच्चे आने वाले होते हैं उनके लिए पास्ट एग्जाम्स अवेलेबल होते हैं, उसके सोल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, एग्जामिनर के कमेंट्स अवेलेबल होते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों ने क्या क्या मिस्टेक्स की, ताकि आप टाइमली उनको एनालाइज कर सकें और उसको जो है ना अपने ऊपर अप्लाई कर सकें और एक बेहतर तैयारी कर सकें। तो सीए की जर्नी अच्छी गुजरी। कुछ जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे वो बहुत आसानी से होते गए। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में शायद उस फेल होने की सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि वो जो एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए था मैं वो डेवलप नहीं कर सका, और जब मैंने जाके वो माइंडसेट डेवलप किया तो तब तक शायद थोड़ी देर हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो फिर टाइम जो है। माशाल्लाह आपने तो बड़े अच्छे रिकॉर्ड टाइप में किया है, ये आपकी एबिलिटी है। मुझे थोड़ा ये एक्सप्लेन करिए कि आपने जो कैफ है वो मुल्तान से ही किया है मोरलेस, तो एक तो ज़रा मुझे बताएं। एक होता है हमारे यहाँ, अब तो खैर ये इतनी नहीं है, बट एक मिथ थी कि शायद जी लाहौर जाना या कहीं जाना बड़ा ज़रूरी है उसके लिए। तो मुल्तान से कैफ के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, और थोड़ा फैकल्टी के बारे में भी बताइएगा जिससे आपने पढ़ा है, मतलब किन से पढ़े पेपर्स और वो एक्सपीरियंसेस कैसे रहे आप? सर टीचर तो अच्छे बुरे नहीं होते, टीचर तो टीचर होते हैं, क्योंकि वो एक क्वालिफ़िकेशन पूरी करके एक टाइम और एफर्ट देकर उस मुकाम तक पहुंचे होते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहता, डेफिनेटली एक जो है फिल्ट्रेशन के बाद ही टीचर जो है अपॉइंट होता है। तो स्टूडेंट्स की अपनी गलती होती है, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें ये हो सकता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी टीचर के जो है ना स्टाइल से मैच नहीं की, उनका टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, आपकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वो फास्ट पढ़ा रहे हैं, आप स्लो लर्नर हैं, ये हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप नेगेटिव पब्लिसिटी करें, बाहर जाकर आप ये कहना शुरू कर दें कि इन टीचर को पढ़ाना नहीं आता। तो मेरे ख्याल से बच्चों की अपनी मिस्टेक होती है जहाँ पर बच्चे फेल होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको उनका टीचिंग मेथड समझ नहीं है। अगर आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ते जिनका टीचिंग मेथड ऐसा होता है जो आपको समझ आता है, तो हो सकता है कि आपके लिए आसानी होती। लेकिन मेरे लिए तो मैं यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साबित हुआ स्कैन्स में आना। सारे टीचर्स ही बहुत अच्छे थे। अगर मैं जहाँ फेल हुआ हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरी अपनी नाकामी या निकम्मापन था, उसमें टीचर्स की कोई गलती नहीं थी। बाकी ओवरऑल स्कैन्स मुल्तान में पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अगर आप मुल्तान या उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से आपका ताल्लुक़ है तो आप घर में रहते हैं, और हॉस्टल में रहना इटसेल्फ जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। स्टडी मैनेज करना, अपना खाना, अपने कपड़े धोने पड़ते हैं आपको, और बाहर के लोगों के साथ डील करना, क्योंकि घर में तो ये है ना कि आप ऑन कैंपस आए, क्लासेस लिए, आप घर चले गए और वहाँ आप बादशाह सलामत की तरह जो है ना हुक्म चलाते हैं कि मुझे ये चीज़ प्रोवाइड कर दें, ये चीज़ प्रोवाइड कर दें। आपके फादर कुछ कर देंगे, आपके बड़े बहन भाई हैं तो वो कुछ आपको हेल्प आउट कर देंगे, आपको घर के कामों का भी कुछ इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। बाहर जाकर जो है ना एक टोटली डिफरेंट लाइफ होती है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि आप घर पे होते हैं और आपके जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है इन सारी एक्टिविटी। इवन जो लोग हॉस्टल में भी रहते हैं, मुल्तान इज़ अ वेरी ईजी सिटी अगर आप हॉस्टल लाइफ में गुजारें एज़ कम्पेयर टू आपने ऑब्वियसली आर्टिकल्स और बाकी टाइम लाहौर गुजारा है। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ, या इसमें भी मतलब कुछ आप ऐड करेंगे या इससे थोड़ा सा डिसएग्री करेंगे या एग्री करेंगे? सर बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जो बच्चा लाहौर में रहता है, जैसे विंटर का सीज़न था तो मोटरवे अक्सर बंद होती है, और अगर आपको वीकेंड की छुट्टी है एक दिन तो आपका आने और जाने में गुजर जाता है। और अगर आप मुल्तान के मुज़ाफ़ाती इलाकों में रहते हैं जैसे दुनियापुर, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, इन शहरों में तो बहुत ईजी एक्सेस है। आप विद इन 2 आवर्स जो है आसानी से आ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का भी कुछ इशू नहीं होता, रूट भी बहुत ईजी है, और खुदा न खास्ता ज़िंदगी के साथ फैमिली इमरजेंसीज भी चलती रहती हैं, तो आप बहुत ईजीली जो है मेरे ख्याल से आपकी एक्सेस में है। तो सर ये भी एक एडवांटेज है मेरे ख्याल से।
अच्छा, अब थोड़ा सा चले कैफ का जर्नी माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छे तरीके से किया मुल्तान से, और फिर अगला स्टेज होता है जिसमें हम आर्टिकल हंटिंग करते हैं। पहले मैं सिर्फ आर्टिकल हंटिंग को डिस्कस करना चाहूँगा, वो कितना डिफ़िकल्ट फेज़ है और आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया, क्या सोच के गए, किस तरीके से आर्टिकल्स ढूंढे, पहले ज़रा ये बताइएगा, फिर हम आगे उस जर्नी पे भी आएंगे कि फॉर्म क्या है और उसमें क्या क्या होता है। लेकिन ज़रा ये आर्टिकल्स ढूंढने का जो अमल है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर टोटली डिफरेंट आप एक उसमें चले जाते हैं, फेज़ में चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज एजुकेशन जो है वो टोटली डिफरेंट है। जब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्योंकि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि बड़ी फर्म में मुझे आर्टिकल्स मिल जाए, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया नहीं होता कि प्रोसेस क्या है, कौन सी फर्म कब इंडक्शन ओपन करेगी, या मुझे CV किस तरह से ड्रॉप करनी है, कौन सी फर्म टेस्ट कंडक्ट करेगी। तो एक चैलेंजिंग होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज़ होता है। लेकिन मेरे ख्याल से उसको ईजी आप इस तरह से बना सकते हैं कि आप अपने सीनियर से कनेक्टेड रहें, अपने टीचर से गाइडेंस लें। ऑनलाइन जितने भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट्स भी बनाई हुई हैं, सोशल मीडिया हैंडल भी उनके जो है ना बहुत स्ट्रांगली मैनेज करते हैं वो। तो मेरे लिए आसानी कुछ इस तरह से रह गई कि कोविड का टाइम चल रहा था और मैंने अपनी लास्ट अटैम्प्ट जो है वो देकर मैं लाहौर चला गया। मुझे मेरे दोस्त वहाँ रहते थे, उन्होंने कहा था कि आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको हेल्प आउट कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आर्टिकल्स कर रहे थे एक फर्म में। तो उन्होंने कहा कि यहाँ रहकर बजाय इसके कि आप मुल्तान में बैठ के ईमेल्स करें, ऑन कॉल जो है ना अपडेट लेते रहें कि कब इंडक्शन ओपन होगी, आप यहाँ पर हैं, फिज़िकली जाकर CVs ड्रॉप करें, या कोई टेस्ट है तो आप जाकर टेस्ट दें। तो मैं चला गया। मेरी लास्ट अटैम्प्ट थी और मेरे 2 सब्जेक्ट्स रहते थे, FAR 2 और कॉस्ट अकाउंटिंग। अनफॉर्चुनेटली मेरे दोनों पेपर फेल हो गए। तो लेकिन मैं जिस फर्म में गया, मेरे दोस्त वहाँ काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया कि इस बच्चे को आप रख लें। उन दिनों उनके पास स्टाफ की शॉर्टेज थी, तो उन्होंने मुझे रख लिया। एज सच मुझे जो है फर्म नहीं ढूंढनी पड़ी उस टाइम पर। लेकिन मेरे जो बाकी दोस्त हैं उनको बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुल्तान का बच्चा जब लाहौर या किसी दूसरे बड़े शहर में जाता है तो वो बहुत घबराया हुआ होता है। उसको लगता है कि उसके लिए जो है ना एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया है, और शायद किसी हद तक बड़े शहर के जो लोग हैं ना वो उस तरह से कंसीडर नहीं करते। गांव देहात कस्बे या छोटे शहर से आए हुए बच्चे को उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती। तो एक मुश्किल फेज़ होता है। लेकिन अगर आप टीचर से गाइडेंस लेते रहें और अपने सीनियर से कनेक्टेड रहें तो मेरे ख्याल से एक प्रोसेस जो वो आसान किया जा सकता है उसको। अच्छा, इसमें मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा। कैफ के साथ ही ICAP ने कोर्स अटैच किया हुआ है, आपके टाइम पे उसका नाम था प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, अब वो PP की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये कोर्स किस हद तक हेल्प करता है एक, और कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी नज़र में एज आ ट्रेनी स्टूडेंट या एज आ कैफ क्वालिफाइड पर्सन, मुख्तलिफ लेवल के ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को और इवन अपनी इंटरव्यूइंग स्किल्स और इन चीज़ों को हॉर्न आउट करने में और ज़रा उस जर्नी को बेहतर हैंडल करने में ये तरफता है? सर मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं बहुत शाय स्टूडेंट था। मुझे याद है कि 2018 में एक इवेंट हुआ स्कैन्स में, फ़र्स्ट टाइम मैंने जो है ना स्टेज पे परफॉर्मेंस दी। तो उसके बाद काशिफ अदील साहब मुझे मिले, कहते हैं इस बच्चे को बुला कर लें किसी को। उन्होंने कहा, मैं मिला तो कहते हैं आप अली हमज़ा हैं? मैंने कहा जी। कहते हैं मुझे तो लगा शायद कि आप गूंगे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में आप कभी क्लास में बोले ही नहीं। तो मैंने कहा सर मैं बहुत घबराता था। कहते हैं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा किया आपने। उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और मेरे ख्याल से उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न यही थी कि मैं वो कोर्स लेकर आया था और वो आपने ही पढ़ाया था। और मुझे अभी फर्स्ट डे याद है, मैं थोड़ा सा लेट आया क्लास में, तो आपने डिफरेंट कलर्स जो हैं वो मार्क किए हुए थे वाइट बोर्ड के ऊपर, और कैंडीज़ रखी हुई थी अपने पास, और आपने सेम कलर की कैंडी उठानी थी और स्टोरी नरेट करनी थी उसके आगे जो भी क्वेश्चन था। तो अब मैं एक तो लेट आया और सबसे एंड पर मैं जाकर बैठ गया। तो अब मैं कलर चूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर्पल कलर था और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपने CA क्यों ज्वाइन किया। और वो किसी भी स्टूडेंट के लिए बताना बहुत ईजी होता है कि CA की जर्नी जो है ना ब्ला 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 आप बोल दें। मैं आपके पास आया तो मैंने कहा कि ये पर्पल, आपने कहा नहीं ये पर्पल नहीं है, ये ब्लू है। और ब्लू के ऊपर जो है ना ताकि कोई अपनी लाइफ से जो है ना कोई फ़नी इंसिडेंट बताएं। अब वो डेफिनेटली एक जो है ना प्री प्लान में आया था कि मैं ये तो नरेट कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट जो मुश्किल स्टेप था वही था। उसके बाद आपने गाइड किया कि आप इजी रहें, इस तरह का कोई बड़ा मसला नहीं होता। तो मेरे ख्याल से वो जर्नी बहुत हेल्पफुल रही। उसकी वजह से शायद जब आप फर्म में जाते हैं तो आपको डिफरेंट लोगों से मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, क्लाइंट मैनेज करना है। जब आप थोड़े से सीनियर हो जाते हैं तो आपको जूनियर्स को भी मैनेज करना है, अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना है, पार्टनर को रिपोर्ट करना है। तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने में उस चीज़ का बहुत रोल रहा है मेरी लाइफ में। तो एटलीस्ट मैं यही कहूँगा, अगर मैं आज यहाँ बैठा आपके सामने इस कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मोर देन 50% मैं कहूँगा उस चीज़ का भी जो है वो रोल रहा है। अगर वो मैं ना लेता वो कोर्स तो शायद यहाँ तक मैं ना बैठा होता, मैं भी आज जो है ना किसी कोने में जो है ना छुप कर बैठा होता, इवन आफ्टर माई क्वालिफिकेशन मुझे लगता है। अच्छा अली, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है।
मेरा इसमें अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे अटैच रहते हैं आर्टिकल्स के उस हंटिंग के फेज़ में, और बच्चों ने कुछ अपने दिमाग में कैटेगरीज बनाई होती हैं। ऑब्वियसली कैटेगरीज हैं वहाँ पे कि जी सर बिग 10 में होना बड़ा ज़रूरी है, एक कैटेगरी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल चूज़ करते हुए क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? मतलब अगर आप ढूंढ रहे हो, मैं कई बार बच्चों को समझाता हूँ, जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप बजाय उसकी रैंकिंग देखने के ये सवाल पूछें कि वहाँ माहौल कैसा है, पढ़ने के लिए छुट्टियाँ मिलती हैं, यानी काम की क्वालिटी कैसी है, सुपरविजन की क्वालिटी कैसी है। तो ज़रा ये बताइएगा कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चूज़ करते हुए, क्योंकि आर्टिकल्स जो हैं वो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़िंदगी में। मेरे ख्याल है आपके आने वाली ज़िंदगी को बड़ा डिफ़ाइन करते हैं वो। तो ज़रा ये बताएं थोड़ा सा। सर हर किसी की कोशिश होती है कि वो एक बेहतर जो है ना इंस्टीट्यूट से जो है ना एफिलिएटेड हो, उसके नाम के साथ एक बड़ा नाम जुड़ा हो। तो बिग 4 यूज़ होती है टर्म हमारे पाकिस्तान में कि बिग 4 से आर्टिकल्स करनी है, तो एक लिमिटेड मेरे ख्याल से उनके पास भी सीट्स अवेलेबल होती हैं हर सेशन में। तो हर बच्चे की अगर यही ख्वाहिश रहेगी कि मैं बिग 4 में जाऊंगा तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे, ये तो एक खुद सोचने वाली बात है इटसेल्फ जो है ना। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये ज़िद नहीं पकड़नी चाहिए कि आर्टिकल्स करने हैं तो सिर्फ बिग 4 से करने हैं। पहले बच्चे ये किया करते थे कि अगर मार्च में उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं और मई के अंदर उनका रिजल्ट आया तो एक साल वेट किया करते थे कि बिग 4 में अगर आर्टिकल्स मिलेंगे तो तभी करूँगा। ऑलरेडी अगर उनका कैफ में टाइम वेस्ट हो चुका होता था तो साल 1.5 साल वो मज़ीद वेस्ट कर देते थे कि अगर आर्टिकल्स करने हैं तो बिग 4 में करने हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही बेवकूफ़ाना या बचगाना हरकत हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि ठीक है एक हद तक आपको एफर्ट करनी चाहिए, अगर आपको नहीं मिली अपॉर्चुनिटी तो आप मूव ऑन करें। और दूसरा सवाल आपका ये था सर कि बाकी चीज़ें कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए। सर जो आर्टिकल्स की जर्नी है वो इटसेल्फ जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने काम के साथ स्टडी को मैनेज करना होता है। तो मेरे ख्याल से कल्चर को फोकस करना चाहिए आपको कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट ना हो, जो आपके मैनेजर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, या ओवरऑल वहाँ का जो वर्क इन्वायरमेंट है वो कैसा है, उस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेंटली पीसफुल इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे तो ना तो आप काम सीख सकते हैं और ना ही जो है आप अपने फाइनल की स्टडी पे फोकस कर सकते हैं, जो कि कैफ से मैं कहूँगा कि 1000 टाइम्स जो है वो मुश्किल चीज़ है। क्योंकि उस टाइम कैफ में ये है कि आपने सिर्फ स्टडी करनी है 24 घंटे, अगर आप 12 घंटे इंजॉय करें, सोएं, खाएँ पिएँ तो आपके पास 12 घंटे फिर भी बच जाते हैं। लेकिन आर्टिकल्स के साथ स्टडी मैनेज करना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए बच्चों को कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ का कल्चर कैसा है। अच्छा, आप उन मेरे ख्याल है चंद लोगों में हैं, और अब तो खैर ये तादाद बड़ी बढ़ रही है, एटलीस्ट हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रेट जा रहा है इसमें स्कैम हिंदुस्तान का, जिन्होंने ड्यूरिंग आर्टिकल्स क्वालिफाई किए। अब ये बहुत बड़ी बात है, अभी आप खुद बताया ये एक चैलेंज भी है कि आप काम भी कर रहे हैं और साथ साथ आप मतलब स्टडीज़ को भी मैनेज कर रहे हैं। तो एक तो ये जर्नी बताइए पहले कि थोड़ा सा आइडिया दीजिए डिसिप्लिन कैसे क्रिएट करते हैं आप, क्योंकि ऑब्वियसली क्वालिफाई करना अब बहुत ज़रूरी है। ये बताइए कि आप क्वालिफाई किए बगैर कुछ चारा नहीं है, वो ज़माना चला गया कि बस मैं सारी ज़िंदगी से ये फाइनलिस्ट रह जाऊँगा, वो एक बड़ी ही मेरा ख्याल है फजूल सी बात है। आप तो ज़रा ये एक्सप्लेन करें कि आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया और ये इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह फीट अचीव की कि ड्यूरिंग आर्टिकल्स आप क्वालिफाई भी कर गए, और इस मतलब इस जर्नी के डिसिप्लिन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या मेन फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने चाहिए उस जर्नी को स्मूथली लेके चलने के लिए। सर बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मैंने विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई किया तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट रहा हूँ, जो कि बिल्कुल भी केस नहीं था। मेरा जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर था वो चौथी अटैम्प्ट में जाकर पास हुआ, और मुझे 1.5 साल जो है सिर्फ आर्टिकल्स का इसीलिए वेट करना पड़ा क्योंकि मेरे जो है ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर 3 बार फेल हुआ और चौथी अटैम्प्ट में जाकर पास हुआ। तो वो जो 3 अटैम्प्ट्स लगी तो उसने मेरे मोराल को जो है ना बहुत शेक डाउन किया। मुझे लगने लगा कि शायद मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, पीछे शायद वो एक लक थी मेरे साथ चल रही थी, बहुत इजी सब्जेक्ट्स थे एफएससी या मैट्रिक में, और इवन के कैफ के भी जो इनिशियल सब्जेक्ट्स थे, तो शायद ये मेरे लिए नहीं है। एक टाइम वो भी आया कि जब मैं सोचने लग गया कि मुझे क्विट कर देना चाहिए, मुझे बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लेना चाहिए या कुछ और आसान डिग्री की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि जो मेरे बैचमेट्स थे वो विद इन 3 अटैम्प्ट्स क्वालिफाई करके अच्छी फर्म्स में बैठे हुए थे। तो एक सेल्फ डाउट क्रिएट होने लग गया और मैं वाकई सोचने लग गया कि शायद मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों ने और फैमिली ने पुश किया कि जहां आपने इतना टाइम और एफर्ट पुट कर दी है तो थोड़ा सा मज़ीद देख लें, हो सकता है कि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। खैर चौथी अटैम्प्ट में वो पेपर पास हुआ, आर्टिकल स्टार्ट हो गए, तो सब ने मोटिवेट किया कि आपने जो है ना विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करना है। लेकिन वो एक डर बैठ गया था कि शायद मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ जो विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करते हैं, इवन क्वालिफाई भी जो करते हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं, बिग ब्रेन्स होती हैं, शायद मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। तो मेरे माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि मैं भी शायद
आर्टिकल्स करके CA इंटर का टैग लगाकर इंडस्ट्री में जो है ना एक छोटी मोटी स्टेबल जॉब ढूंढ कर जो है ना मैं उस पर राज़ी हो जाऊँगा। फर्स्ट अटैम्प्ट दी, दोस्तों ने मोटिवेट किया, एफर्ट भी पुट की, लेकिन जो है ना अनफॉर्चुनेटली मैं फ़ेल हो गया। जब वो फेल हुआ तो मुझे लगा कि देखें 4 अटैम्प्ट्स मैं ऑलरेडी इससे पहले वाली में भी फेल हुआ था, एक ये तो अब तो पक्का जो है ना मैं एक निकम्मा स्टूडेंट हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर अगेन दोस्तों ने मोटिवेट किया, कुछ टीचर से जो है ना गाइडेंस ली, तो फिर मुझे लगा एक और एफर्ट करके देखते हैं, मे बी अब जो है मज़ीद कुछ हो जाए। फिर 3 पेपर अटैम्प्ट किए, उसमें से 2 पेपर पास हो गए, तो फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि अगेन वो जो मेरे सब्जेक्ट्स पास हुए वो थ्योरेटिकल नेचर के थे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरा एक जो है ना पैटर्न चलता आ रहा था कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स मैं इजीली कर लेता था और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो फिर मुझे लगने लग गया कि शायद अब जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद 30 अटैम्प्ट आई, अगेन बहुत एफर्ट पुट की। इस दफ़ा मुझे लगा कि ये जो है ना 100% अगर मैं दूंगा तो कुछ कर लूँगा, लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली वो मेरी अटैम्प्ट बिल्कुल ज़ाया गई, उसमें कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं हुआ। मेरा मोरल बहुत ज़्यादा जो है ना डाउन हो गया था उसके बाद। तो उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को देखा कि वो मुझसे क्या डिफरेंट कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा। मुझे अभी भी याद है कि कैफ के दौरान BM-BS की क्लास हुआ करती थी, तो बहुत बच्चे डरते थे कि थ्योरी जो है ना बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, BM-BS पास करना तो जो है ना बहुत बड़ी बला है। तो मुझे आपकी बात याद है कि आपने कहा था कि 4 महीने का सेशन है, छुट्टी आप लोगों ने नहीं करनी, जितने मैं टेस्ट कंडक्ट करूँ आप लोगों ने टेस्ट आकर देनी है, और अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं ऑन पेपर लिख कर गारंटी दूँ तो वो मुझसे लिखवा भी सकता है कि उसका पेपर पास हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम तब जो है ना कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट समझ आया। वो सारे पेपर्स में भी अप्लाई किया, लेकिन हो सकता है कि बाकी जो पेपर्स मेरे फेल हुए वो इस वजह से हुए कि मेरी ओवरऑल जो है टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट थी, या मैं उस जो है ना एग्जामिनर के माइंडसेट को रीड नहीं कर पा रहा था, या मैं पूरे जो उसके जो है रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं कर रहा था, इस वजह से फेल हुआ। लेकिन कंसिस्टेंसी की जो बात थी वो आपकी उस क्लास से जो है ना मैंने पिक कर ली। और फिर जब अगली अटैम्प्ट्स दी तो मैंने फिर जो है ना बैठ के एनालाइज़ किया, क्योंकि मेरे ख्याल से फेलियर्स से सक्सेस की तरफ का जो रास्ता है वो 50% तो आप तभी कवर कर लेते हैं जब आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मैंने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, जो कि ICAP के एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है एक स्टूडेंट से, या जो मेरे बाकी जो है ना फेलो स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं। तो मैंने एक बहुत अच्छा सा जो है ना प्लानर बनाया, और मैं डेली बेसिस पे जो है ना अपनी प्रोग्रेस को उसके साथ मैच करता जाता था कि जो मिस्टेक्स मैं पहले कर रहा था क्या मैं उसको कवर अप कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी जो है, चाहे वो कैफ हो या CFAP हो या MSAs हो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। मेरे ख्याल से आप डेली बेसिस पर करें, थोड़ा कर लें लेकिन डेली बेसिस पर करें, तो मेरे ख्याल से क्वालिफिकेशन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आपके लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि ये तमाम मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताऊँ कि जितना आप ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रहेंगे, असल में प्रोसेस आपका चेंज होना चाहिए जी। CA के पहले पेपर से आखिरी पेपर तक प्रोसेस सेम रखें तो सक्सेस मतलब अल्टीमेटली आपके कदम ही चूमती है। और माशाल्लाह आप जैसे बच्चों को जब देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा, उसमें भी हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है इंसान की ज़िंदगी में जब वो क्वालिफाई करता है, तो ज़रा वो दिन थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क होती है हमारी ज़िंदगी में। तो वो ज़रा एक्सप्लेन करें कि किसे बताया सबसे पहले और क्या फीलिंग्स थी, और उसके जर्नी के जो चीज़ों थी वो। सर ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया ना, जैसे कहते हैं ना कि गूंगा गुड़ खाए और वो उसका जायका ना बता सके, तो एक्सप्लेन अल्फाजों में जो है ना शायद बयान ना किया जा सके, क्योंकि कैफ में भी फेलियर देखा था। और जब मेरी 3rd अटैम्प्ट फेल हुई तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की डेथ हो गई, जो कि बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी। तो एग्ज़ाम उससे 1 वीक ही पहले मेरा रिज़ल्ट आया था, तो मुझे लगा कि शायद अब जो है ना सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि फादर का लॉस मेरे ख्याल से अनबियरेबल होता है, क्योंकि प्रोफेशनल लॉसेस जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट लॉस जो होता है वो आपका पर्सनल लॉस होता है। और उस चीज़ को मैनेज करना, उस चीज़ से बाहर निकलना, तो मुझे लगने लग गया था कि शायद मुझे आर्टिकल्स किसी तरह से ख़त्म करने चाहिए, वो कुछ जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। और मेरे जो है 6 पेपर्स बाकी थे CFAP के, तो लास्ट ईयर मई तक जो है मैंने पढ़ाई छोड़ दी हुई थी। मुझे लगा था कि मुझे जून अटैम्प्ट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इतनी ना हिम्मत थी ना मोटिवेशन थी कुछ करने की। तो दोस्तों ने, फैमिली ने, सबने मोटिवेट किया। और शायद जब आप वक्त की अच्छी बात यह है कि वक्त इटसेल्फ जो है ना एक मरहम का काम करता है, तो उस पेन, उस सफरिंग से निकलने के लिए मुझे जो है ना रास्ता मिला वो था कि शायद मैं बुक्स लेकर जो है ना लाइब्रेरी में बैठ जाऊं, क्योंकि वो डेली बेसिस पर आपके घर मेहमान आते हैं, वो एक बात रिपीट होती रहती है कि जी क्या हुआ था उनको, कैसे हुआ। तो वो एक चीज़ जो है ना आप एक टाइम तक जो है ना उसको बर्दाश्त कर सकते हो, फिर बिल्डअप होती रहती हैं, तो पेन अनबियरेबल हो जाता है एक टाइम के बाद। तो फिर मुझे एस्केप नज़र आया बुक्स में, तो मैंने बुक्स उठाई, मैंने अपनी मदर से कहा कि मैं कल से लाइब्रेरी चला जाऊँगा, तो आप मुझे इजाज़त दें कि मैं चला जाऊँ। तो मैंने लास्ट जो है ना स्टडी स्टार्ट की वो 1 मई से स्टार्ट की। 1 मई से लेकर जो है ना
20 जून 2025, ये 8 महीनों का पीरियड था। आप इसमें देख लें, मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की करम थी, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो उस टाइम पर तक मैं तो हिम्मत हार चुका था, मुझे लगता था कि शायद अब क्वालिफिकेशन जो है ना आउट ऑफ रीच है, मुझे छोड़ देना चाहिए सीए। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, उसने हिम्मत दी, फैमिली की सपोर्ट थी, दोस्तों की सपोर्ट थी। तो वो 8 महीनों की पीरियड में ही जो है ना दोनों अटैम्प्ट्स आई मेरी, मैंने एफर्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो गया। बाकी सर रिज़ल्ट वाले दिन हम 6 दोस्त हैं, सब सीए के बैकग्राउंड से हैं, जिसमें से 3 इंक्लूडिंग मी 3 लोग क्वालिफाइड हैं। तो हम 6 लोग साथ रहते हैं, हम सारे स्कैन से हमारा, और हम लाहौर में इकट्ठे रहते हैं। तो उस दिन जो है ना जो 2 क्वालिफाइड लोग हैं वो सबके मोबाइल फ़ोन लेकर उन्होंने ऐसे सामने रख दिए कि रिज़ल्ट हम देखकर आपको बताएंगे, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड थे सुबह सुबह बैठे हुए। अब मोबाइल्स पड़े हुए हैं सबके, और जो है ना रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। 8 बज गए, 8:20 हो गए, 8:25 हो गए, 8:35 हो गया, और जो है ना बहुत ज़्यादा नर्वस हैं कि पता नहीं कैसे रिज़ल्ट आएगा। तो अचानक से मैसेज की बीप हुई और मैंने खोल कर देखा। तो मेरी आदत थी कि जब भी रिज़ल्ट आता था तो मैं ये नहीं देखता था कि क्या, मैं पहला वर्ड देखता था। अगर उस पर जब आप पास होते हैं तो वो पास का वर्ड लिखा होता है, अदरवाइज़ वो लिखता है कि परमानेंट क्रेडिट, या फेल हो तो वो फेल लिखा होता है। तो मुझे एग्जामिनेशन का वर्ड दिखाई दिया, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं कि आगे क्या है। तो एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि एग्जामिनेशन क्वालिफाइड। तो मैं जो है ना बड़ी ज़ोर से उछला, और उस टाइम पर जो है ना सबसे पहले मैंने अपनी मदर को कॉल की, और उस टाइम पे बड़ी शिद्दत से जो है ना अपने फादर की कमी महसूस हुई कि यकीनन अब वो इस वक्त होते तो वो बहुत प्राउड फील करते। ऐसी फीलिंग थी कि मैं बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में। वो मैंने जैसे कहा ना कि गूंगा गुड़ खाए और बता नहीं सकता, वो एक ऐसी फीलिंग है। चलिए माशाल्लाह, आई होप कि आपकी मदर तो ऑब्वियसली बहुत ही प्राउड फील होंगे आप पे, और आपके वालिद साहब अभी बड़ी बेहतर जगह पे हैं जी। और इंशाल्लाह मतलब अगर वो होते तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ा प्राउड फील करते। लेकिन आपकी वालदा एक ऐसा वेसल है जिससे आप शायद अपने वालिद की खुशी को भी किसी हद तक महसूस कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपके इस पूरे जितनी भी हमने बातें की हैं, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने पिक की है। ये मेरा वैसे प्लान क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन करूँ। मैंने भी रिसेंटली वैसे, अब मैं रिकॉल कर रहा हूँ तो ये नोटिस किया है कि लोग ना क्लस्टर्स में कामयाब हो गए, मतलब अकेले कामयाब नहीं होते, उनके इर्द गिर्द 2, 3, 4 ऐसे दोस्त ज़रूर होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो उनको पुश कर रहे होते हैं, वो भी साथ साथ सक्सेसफुल हो रहे होते हैं। सीए में जैसे भी आपने बताया कि स्कैम्स मुल्तान से आप 6 लोग माशाल्लाह भी आगे गए हैं और 3 अभी क्वालिफाई कर गए हैं। और स्कैम्स मुल्तान में मैंने देखा है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एक साथ ही आगे ग्रो कर रहे हैं। तो सही दोस्त होना ये ओवरऑल ज़िंदगी में भी और सीए की जर्नी में ये कितना ज़रूरी है, या इसमें आपको कितनी स्ट्रेंथ थी? क्योंकि जब इतना बड़ा पर्सनल लॉस भी आपके इर्द गिर्द होता है, जाहिर है वालिद साहब ना रहे तो एट टाइम्स मतलब मेरा नहीं ख्याल कि रिश्तेदार या इर्द गिर्द के लोग कुछ बुरा चाह रहे होते हैं हमारे लिए, बट वो थोड़ा सा हमारा शायद कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता उनके साथ। तो अब बताइए, दोस्तों का क्या रोल है कामयाबी में भी और नाकामी में? सर मेरा मानना है कि रिस्क की बहुत सारी अक़साम होती हैं, सिर्फ आपका पैसा या दौलत ही आपका रिस्क नहीं होता। अच्छी सेहत, ईमान और अच्छे दोस्त, ये भी जो है ना रिस्क की एक जो है ना फॉर्म है। कौन भी शेख बिल्कुल मौला अली का कॉल है, उन्होंने फरमाया। तो मेरा उस बात पे जो है ना बहुत पक्का यकीन है, और मैं कहूँगा कि मैं शायद बहुत लकी रहा हूँ इस मामले में। स्कूल टाइम से लेकर अब तक जो मेरे दोस्त बने, अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन दोस्तों से नवाजा। और सीए में ख़ास तौर पे अगर आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, अगर आपकी कंपनी ठीक नहीं है, लूज़र माइंडसेट के लोग हैं या उनकी जो है ना आदत ख़राब हैं, तो आप मेरे ख्याल से फेलियर की तरफ जो है ना अपना पहला रास्ता खुद चुन लेते हैं अगर आप ऐसी कंपनी में शामिल हो जाते हैं। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपको मोटिवेटेड रखते हैं, उनका माइंडसेट विनर्स का माइंडसेट है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और मैं अगेन कहूँगा कि मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरे जो एफसी के क्लास फेलोज़ थे, फर्स्ट डे हर बच्चा आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि जो मेरे आसपास के दोस्त हैं हम जी सब मिलकर जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। जाहिर सी बात है, आप सीए ज्वाइन ही इसीलिए करते हैं। तो मुझे याद है कि फ़र्स्ट वीक था, आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है ना बातचीत करते हैं आप साथ आसपास के लोगों से, अपनी क्लास में आपका कनेक्शन बिल्डअप होता है। तो हम कुछ 15 लोग थे जो आसपास बैठे, और हमने कहा जी इंशाल्लाह हमने सीए करना है, आज से हम इकट्ठे बैठकर पढ़ा करेंगे। तो वो दिन है और आज का दिन है। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली कैरी नहीं कर पाए सीए को, और मैं कहूँगा कि ये भी उनका टाइमली डिसीजन लेना। अगर आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि अगर आपको खुद लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता और आप फील्ड स्विच कर लेते हैं तो इट्स ओके। वो लोग फील्ड स्विच करके चले गए, बाकी हम कुछ 8 से 10 के करीब लोग बचे, वो आज तक मेरे साथ हैं, जिनमें से 6 तो अभी भी मेरे साथ हैं और 4 जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्वालिफाइड हैं, जिनमें से 2 अलीम ब्रदर्स थे, जुनैद अलीम और जैन अलीम जी। तो वो भी हमारे ग्रुप में थे। तो मेरे ख्याल से कंपनी बहुत मैटर करती है। हम जब सेशन स्टार्ट होता था तो हमारा होता था कि ये 15 दिन जो है ना ये बहुत इजी हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है ना सिलेबस बिल्डअप हो रहा होता है, आप इजी रह सकते हैं।
तो हम कैफेटेरिया में बैठकर हम लूडो भी खेला करते थे, हम गेम्स भी खेला करते थे, हम जो है ना मजाक भी किया करते थे, सब कुछ। लेकिन वो जब एक बार प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाती थी तो उसके बाद सिंपल सा रूल था, कंसिस्टेंसी, पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना। तो मेरे ख्याल से आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, आपको मोटिवेटेड रखे। मुझे अभी भी याद है कि लास्ट टाइम जब मेरी थी तो मैं अपने रूम में पढ़ाई के बाद मोबाइल निकाल के थोड़ा सा रील्स देख रहा हूँ या वैसे सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, तो बाकी जो मेरे दोस्त हैं जिसमें से खास तौर पे अहमद और अमार खालिद दोनों क्वालिफाइड है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो गुजरते से नॉक करके डोर खोला, वो डांटते थे बाकायदा, ये नहीं कि सिर्फ कहा, और विद अथॉरिटी कहते थे कि मोबाइल यूज़ नहीं करना, अली आपने क्वालिफाई करना है विद इन आर्टिकल्स। तो जब मैं डाउन फील कर रहा होता था तो वो मुझे अपलिफ्ट करते थे, इतना मोटिवेशन देते थे कि मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लेते थे, इवन के लैपटॉप छीन लेते थे, या इस तरह की वो करते थे कि नहीं आप बैठ कर पढ़ें, या इवन कि अगर बाहर जाना है, कुछ सामान लाना है या कुछ इस तरह का है, हॉस्टल में जिस तरह की बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, तो वो कहते थे कि आप हमें बताएं, आप बैठ कर पढ़ें। तो रिज़ल्ट आने से पहले जो है मुझसे ज़्यादा वो जो है ना खुश थे, और इवन कि रिज़ल्ट वाले दिन भी वो मेरी खुशी में इतना ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने अपने ऑफिस से हाफ डे ले लिया और वो मेरे साथ मेरी फर्म गए, उनके भी वहीं से आर्टिकल्स थे, लेकिन अब वो वहाँ से चले गए, तो सिर्फ मेरी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए वो मेरे साथ गए। और शायद वो अपनी क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा मेरी क्वालिफ़िकेशन पर खुश थे, शायद इसलिए कि मैं एक फेलियर देख कर आ रहा था, और रिसेंटली जो है ना एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था फादर का, तो मैं उनकी आंखों में देख सकता था और वो जेन्युइनली खुश थे, उनकी आंखों में दिख रहा था, उनका फेस बता रहा था कि वो कितना खुश हैं। मेरे ख्याल से कंपनी बहुत मैटर करती है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट उन लोगों को भी जाता है कि उन्होंने मुश्किल टाइम में मुझे मोटिवेट किया, और शायद ये जो 100% अगर मैं कहूँ तो कहीं 30-40% जो है ना हाथ उनका भी है। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, एक इससे और एक ज़मीनी सवाल, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं, हम तो अपने हिसाब से इसको आंसर करते हैं, बट मैं आपका टेक भी चाहूँगा। इंडस्ट्री आर्टिकल्स वर्सेस फर्म के आर्टिकल्स वर्सेस बड़े आर्टिकल्स वर्सेस छोटे आर्टिकल्स, इस डिबेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर दें, ज़रा इस पर अपनी एक राय दे दें कि भाई क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिफाई होने के लिए। क्या दुनिया ख़त्म हो जाती है कि अगर आपको आपकी मर्ज़ी के आर्टिकल्स ना मिले? तो ये 2-3 चीज़ें ज़रा एड्रेस कीजिएगा। सर डेफिनेटली बिग फोर का नाम है पूरी दुनिया में, उसी तरह से पाकिस्तान में भी है, और बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश होती है कि बिग फोर में जाएं, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर जाएं। डेफिनेटली अगर मुझे भी मिली होती तो मैं वहाँ बैठा होता। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जो भी काम कर रहे हैं वो एक बेहतर जगह से करें, बेहतर इंस्टीट्यूट से करें, उनके नाम के साथ एक बड़ा नाम जुड़ा हो। तो ट्राई ज़रूर करना चाहिए, अगर आपको मिलता है बिग फोर में आर्टिकल्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर करें, लेकिन उस चीज़ को ज़िद नहीं बनानी चाहिए कि इस करना है तो सिर्फ बिग फोर से करना है वरना बाकी किसी चीज़ में नहीं करना, क्योंकि डेफिनेटली उनका एक सिस्टम है, उनका एक नाम है, वहाँ वर्क एथिक्स डिफरेंट है, एक सिस्टम के तहत चीज़ें चलती हैं। डेफिनेटली वो छोटी फर्म्स जिनको हम सिंगल पार्टनर फर्म्स कह लें, QCR रेटेड फर्म्स कह लें, या A कैटेगरी B कैटेगरी, जितने डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज़ हैं उनसे कई दर्जे बेहतर हैं बिग फोर। लेकिन अगर आपको वहाँ चांस नहीं मिल रहा, मेरे ख्याल से आपको बाकी फर्म्स को भी कंसीडर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खाली दुकान खोल कर बैठे हैं, या उन लोगों को काम नहीं आता, या उनके वहाँ सिस्टम नहीं है, या क्वालिफाइड लोग नहीं बैठे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ज़रूर होनी चाहिए बिग फोर, लेकिन उसके बाद जहाँ भी आपको मौका मिले आप उसको ज्वाइन कर लें। और इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री थोड़ी सी स्पेसिफिक हो जाती है। आप जिस इंडस्ट्री में भी जाएंगे आप एक लिमिटेड इन्वायरमेंट के अंदर काम करेंगे। फर्म के अंदर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इंटर डिपार्टमेंटल भी आपके ट्रांसफ़र हो सकता है, टैक्स से लेकर कॉर्पोरेट में, ERP, एडवाइजरी, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास। और इवन अगर आप ऑडिट के डिपार्टमेंट में भी हैं तो अब वहाँ पर आप डिफरेंट जो है ना इंडस्ट्रीज़ के क्लाइंट्स मैनेज करते हैं। मेरे ख्याल से उसमें एक्सपोजर का फ़र्क होता है आपके पास, कि आपके पास एक डाइवर्स एक्सपीरियंस आ जाता है, रादर देन कि अगर आप इंडस्ट्री में हो तो आप एक सिंगल इंडस्ट्री के अंदर रहेंगे, उसी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में तो काम कर सकते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री होगी। अगर आप सपोज करें कि टेक्सटाइल में है तो आपको टेक्सटाइल का एक्सपीरियंस आएगा, अगर आप फार्मास्यूटिकल में है तो वो एक लिमिटेड एक्सपीरियंस वाली बात हो सकती है, लेकिन बुरे तो किसी एंगल से भी नहीं है। एक उसका जो एडिशनल बेनिफिट है इंडस्ट्री के आर्टिकल्स का वो ये है कि वो जॉब सिक्योरिटी होती है। अगर आपने एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से आर्टिकल्स किए हैं तो आप 90% चांसेस हैं कि वो आपको वहीं पर रिटेन कर लें। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात हैं। ओवरऑल अगर हम सिनेरियो में देखें, अगर आपको जॉब सिक्योरिटी है, आफ्टर आर्टिकल्स वहीं पर आपको जॉब मिल जाती है। ग्रोथ भी ज़्यादा है तो आप पे भी जी डेफिनेटली विद इन आर्टिकल्स भी वो आपको ज़्यादा पे करते हैं, और उसके बाद भी ग्रोथ ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से बुरा ऑप्शन नहीं है। और ICAP ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि कैफ क्वालिफाई करने के विद इन 6 मंथ जो है आपने लाजमी कहीं ना कहीं इंडक्शन करवानी है। वो डिबेटेबल है, कुछ लोग उसके साथ डिसएग्री करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक अच्छा स्टेप है कि विद इन 6 मंथ आपने जो है ना कहीं इंडक्शन इंश्योर करनी है। लोग टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी कैफ में वेस्ट करके आ रहे होते हैं, और उसके बाद अगर आपने सिर्फ एक अना और ज़िद के लिए टाइम वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन, CA में
फेलियर को कुछ लोग ना बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कि जैसे ये तो रूटीन की एक बात है जी, ठीक है जी, हो गया जी फेल। हालांकि ऐसा नहीं है। सीए में आप अगर सही तरीके से काम करें, डिसिप्लिन रहें, और थोड़े बहुत सेटबैक्स तो आ सकते हैं, बट आप बड़े टाइम पे क्वालिफाई कर सकते हैं, बड़े सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर बड़े मुख्तसर कोई 3 बुनियादी चीज़ें आप बताना चाहें किसी को सक्सेस के लिए कि क्या वो फार्मूला है जो फॉलो किया जाए, या क्या वो 3 बुनियादी बातें होंगी जिनको एक स्टूडेंट आज सामने रख ले तो वो अपने इस जर्नी को और स्मूथ कर सकता है। इवन मतलब आपका जर्नी मुझे इसलिए भी ज़्यादा पसंद है लोगों से शेयर करना कि इसमें थोड़ा सा हिकअप है जी, लेकिन उसको फ़ौरन ठीक किया गया है, बड़ा मतलब उसमें करेक्टिव एक्शन लिया हुआ है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि मतलब क्या 3 हो गए, ये 3 से 4 भी हो सकते हैं, 3 तो मैंने चले क्वेश्चन में कह दिए। सर मेरे ख्याल से एक एवरेज स्टूडेंट के लिए सीए क्रैक करना इज जस्ट लाइक गोइंग अगेंस्ट पीक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। अगर आपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को हराना है तो आपको सबसे पहले तो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, ये तो एक बेसिक सी बात है। उसके बाद आपको प्लानिंग करनी पड़ती है और एग्जीक्यूशन तो आपकी बेस्ट होनी चाहिए, चाहे वो आपकी बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को हराना है और इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना और आप सिर्फ जो है ना 11 प्लेयर्स लेकर बैट बॉल लेकर पहुँच जाएँ और आप उनको हरा कर आ जाएँ, वो भी उनके अपने होम ग्राउंड पर, तो ये मुश्किल चीज़ होती है। तो मैं तो इस चीज़ को इस तरह से रिलेट करता था जब मैं अपने आप को समझाता था कि किस तरह से करना है, तो ये मैं एक एग्जांपल सामने रखता था क्रिकेट की। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले चीज़ तो ये है कि कंसिस्टेंट होना पड़ता है आपको। वो तो लाइफ के किसी भी अगर आप शोबे में हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी मोटिवेशन नहीं आ रही, सीए के बच्चे अक्सर ये बात करते हैं, मेरे जूनियर्स भी मेरे पास आती हैं, या इवन अभी मैंने अपना लिंक्डइन के ऊपर रिजल्ट अपडेट किया तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर मोटिवेशन दे दें। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि मोटिवेशन मिथ है, मोटिवेशन कुछ नहीं होती, डिसिप्लिन होता है। मोटिवेशन ये है कि मैं आज आपको कह दूं कि जी आज आपने पढ़ना है और आज आप जाकर पढ़ लें और कल से जो है ना उल्टे पैर अपने उसी मंजिल पे वापस आ जाए जहाँ आप खड़े थे। तो आपको डेली बेसिस पर करना पड़ता है और कंसिस्टेंसी इंश्योर करें आप जो है कंपनी आपकी मैटर करती है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आई कैप का जो है ना, एक बच्चे समझते हैं कि सिर्फ हमने लेक्चर्स लेने हैं और आखिरी दिन जाकर जो है ना पेपर अटैम्प्ट कर देंगे तो हम पास कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है। 3rd नंबर पे मैं इस चीज़ को रखूँगा कि आप पेपर को एनालाइज़ करें कि पेपर कंडक्ट किस तरह से किया जाता है, सिलेबस को समझें, पास पेपर्स की प्रैक्टिस करें। और सबसे एक और वजह चौथी जो है वो ये है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते जो जिस तरह से रिक्वायर्ड है। बच्चे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे, बच्चों से पूछे जी मैंने 200 सवाल कर लिए फ़लाँ उसके, 200 क्वेश्चन इस चीज़ के कर लिए, 50 क्वेश्चन फ़लाँ टॉपिक के कर लिए, वो स्कैटर्ड प्रैक्टिस होती है। आपको चाहिए कि एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठकर आप लाइब्रेरी में बैठें या आपने अपने घर में बैठकर प्रैक्टिस करनी है तो फुल लेंथ पेपर सॉल्व करें, क्योंकि आपने फुल लेंथ पेपर जाकर देना है। आपने टॉपिक वाइज जिस तरह से इन सीए स्कैन्स इंस्टीट्यूट हो गया या कोई भी सीए का इंस्टीट्यूट है, जिस तरह से वो प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करता है, टेस्ट सेशन, तो उस तरह से नहीं है। एक फुल फ्लेज आपको पेपर जब आप उस इन्वायरमेंट में, एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठकर सॉल्व नहीं करेंगे तो वो जो एक प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर, वो आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। बजाय इसके कि आप 6 महीने तैयारी करें और उसके बाद फाइनल डे पर आप जाकर वो चीज़ अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, तो उससे बेहतर है कि एग्ज़ाम से पहले आप उस चीज़ की तैयारी कर लें, तो अब बहुत आसान हो जाता है। कंसिस्टेंसी, अगेन मैं रिपीट कर दूं, कंसिस्टेंसी, प्लानिंग, प्रैक्टिस और जो है ना डिसिप्लिन, ये बहुत बेसिकली कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें। जी चलिए, ये बड़ा अच्छा एक हमारा फाइनल सेगमेंट होता है, थोड़ा फन सेगमेंट कह लें इसे। मैं कोई भी एक वर्ड बोलूँगा और फ़ौरन आपके जहन में उससे रिलेटेड कोई वर्ड आए तो आपने बताना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। सुने जी श्योर। तो स्टार्ट करें? जी सर। चलें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले सीए। सर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। आर्टिकल्स। टफ जर्नी सर। काशिफ अदील। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। लाहौर। रोशनियों का शहर। फेलियर। सर फेलियर बेस्ट टीचर आई वुड से। क्वालिफिकेशन। मीठा गुड़ खाए और जायका ना बता सके। आर्टिकल्स। आर्टिकल सर लाइफ डिफाइनिंग जर्नी मैं कहूँगा। फ्यूचर। फ्यूचर खुदा की ज़ात पर भरोसा रखें, सब आसान हो जाता है, मुश्किल के बाद आसानी होती है। एक फाइनल कोई भी मैसेज अली जो आप देना चाहें, ख़ास तौर पे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स जो अभी इस जर्नी से गुजर रहे हैं, मुल्तान में, साउथ पंजाब में, इवन पूरे पाकिस्तान में आपको अगर देख रहे हैं और वो मे बी प्लान कर रहे हैं सीए करने के लिए, किसी एक पॉइंट पे जैसे आप एक टाइम पे थोड़े से डिस्ग्रंटल्ड थे या परेशान थे, उस स्टेज पे हैं, क्या मैसेज देंगे उन्हें?
सर परेशान नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, खुदा की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। अभी आपने पूछा था कि रिज़ल्ट के टाइम पर क्या फीलिंग थी, जब वो मैंने मैसेज खोल कर देखा तो एक फ्लैशबैक आया, वो मैं उस टाइम पे शेयर नहीं कर सकता, मैं वो कोट करना चाहता हूँ कि जब मैं फर्स्ट डे 9th का एडमिशन लिया तो मैं स्कूल में गया तो एडमिन ऑफिस की वॉल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, जैसे हम ये सेशन वो कह रहे हैं स्कैन सितारे, तो उन्होंने भी अपने शाइनिंग स्टार की जो है पिक्चर्स लगाई हुई थी। तो वहाँ मैंने बच्चों की पिक्चर्स देखी थी तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ कि ये जो है ना कैसे ये चीटे लोग होते हैं जिनकी पिक्चर्स यहाँ लगती हैं। मैं तो शायद यहाँ जो है ना पासिंग मार्क्स लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकूँ। तो उस टाइम पे जब मैंने वो रिज़ल्ट देखा तो मैं जो है ना आज से 10-12 साल जो है ना जूनियर में अपने आप को देख रहा था कि मैं जैसे उस बोर्ड के सामने खड़ा जो है ना उन लोगों से इम्प्रेस हो रहा हूँ। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि देखें कि ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि एक वो वक्त था कि मैं शायद मैट्रिक एज़ कम्पेयर टू सी ए कुछ भी नहीं है, बेसिक एजुकेशन है, मैं वहाँ खड़ा सोच रहा था कि शायद मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं मैट्रिक में अच्छे नंबर ले सकूँ, और खुदा ने नवाजा है कि आज मैं विद इन आर्टिकल सी ए क्वालिफाई कर लिया। तो मेरे ख्याल से परेशान नहीं होना चाहिए, खुदा की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे फेलियर आए वो प्रोफेशनल लॉस हो चाहे वो पर्सनल लॉस हो, खुदा की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। बहुत शुक्रिया अली, बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद है कि आपके इस एक्सपीरियंस से हम फ्यूचर में भी इंशाल्लाह गाय बगाए फ़ायदा उठाते रहेंगे और हमारे स्टूडेंट्स भी इंशाल्लाह आपसे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। सर मेरे लिए तो ये फ़ख्र की बात थी कि जिन टीचर्स के सामने जो है ना हम दुबक के क्लास लिया करते थे, आज उनके साथ इस तरह की नशिस्त करना, ये इट सेल्फ जो है ना मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।